पहले नंबर का होता है ना, दोष विकृति, इन दोनों की तुलना की जाती है ना, फिर कारण पता हो तो कारण पता करना है, रीजन, तो सब दोष को देखा जाता है। हाँ है ना गुरु जी? जी, क्या खुद ही में एक ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिनको समझ में नहीं आया वो हमारे फिर नेक्स्ट क्लास में भी वो आ सकते हैं, हमारे दूसरे सीजन में जैसे ही होगा। जैसे हमारे अजय जी है, अजय जी को अच्छी तरह से समझ में नहीं आया शायद। प्रयास करिए जितना जितना अपने दिमाग को ना बहुत ज्यादा बोझ नहीं बनाना है, प्रयास करें कि मुझे समझ में आ जाए। आप लोगों को यह स्क्रीन नजर आ रहा है यहाँ पर मेरे लैपटॉप का? आउट मैं यहाँ से करता हूँ। चलो नहीं, अभी तो आपका ही चेहरा दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आप लोग को आई हुआ है कि इस वजह से ना, सर्दी की वजह से जो उंगलियों को सूखड़ी देती हैं, वहाँ जो वाइब्रेशन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता हम लोगों को। कैसे कैसे? अभी सर्दी है ना गुरु जी, जी तो सर्दी की वजह से जो उंगलियां हैं वो सुकड़ी रहती हैं, ठंडी रहती हैं। हाँ। तो वह जो वाइब्रेशन होना चाहिए डिस्टल में, मिडिल में और प्रोक्सिमल में, वो महसूस नहीं होता। नहीं हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्यों नहीं होता। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये जो है मैंने ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करना है ना, थोड़ा थोड़ा करके, वो थोड़ा ट्राई कर। ऐसा करके थोड़ा सा मारिए, वहां के जो नाड़ियां हैं उसको आप गति दीजिए ना। इंसान कहीं भी रहेगा जब तक जिंदा है उसके हार्ट में पंपिंग तो होगा ही, और वह जो पंपिंग है उसके शरीर में उसके उस रेडियल आर्टरीज में जरूर दिखेगा। तो कल हम लोगों ने जिस तरह से कफ, पित्त और वात, इन तीनों को हम लोगों ने जान लिया या पेशेंट के शरीर में निकाल लिया कि भाई इस आदमी को कफ प्रधान शरीर है, पित्त प्रधान शरीर है, वात प्रधान शरीर, जन्म प्रकृति के आधार पर। जन्म प्रकृति और दोष प्रकृति, इन दोनों को मिला करके हमने यह जान लिया कि इस वक्त इस व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त या वात कौन सा दोष हावी है। आप लोग कृपया सभी लोग अपने अपने ऑडियो को बंद करिए, रिकॉर्ड भी यहाँ पर हो रहा है। सभी लोग अपने अपने ऑडियो को आप लोग बंद करिएगा, कैमरा को चाहे तो आप लोग खोल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ना एक देखो, संस्कृत के कुछ श्लोक है जिसको कंपलसरी याद करना है अगर आप आयुर्वेद को समझना चाहते हैं। जैसे कम से कम वायु के दोष और वायु के स्थान, दोषों के, कफ पित्त वात के जो दोष है, स्वरूप है दोषों की, और उसके स्थान, इसको याद बहुत जरूरी है करना। मैं बोलता हूं, आप लोगों ने मेरे साथ बोलना है। ये वात के लक्षण पहले मैं यहाँ पर बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको आप लोगों ने ना कंठस्थ याद करना है। ये 3 शब्द को आपने याद करना है। जब आप इसको याद करोगे तो बेसिकली सूत्र है ये, और ये चरक संहिता से मैंने निकाल के आपके सामने रखा हुआ हूं। ये मैं आप लोगों को उसमें भी डाल दूंगा, मैं ग्रुप में भी। ये दोषों का स्वरूप है। अगर हम बात करेंगे वायु के, मान लो कि किसी का वायु बढ़ गया। वायु बढ़ गया का मतलब क्या बढ़ा? अब ये कहने से थोड़ी होगा कि भाई आपका तो वायु बढ़ गया। मान लीजिए कि आपको उस व्यक्ति के नाड़ी में आपको वात बढ़ गया। मान लो कल एक भाई साहब का कफ बहुत ज्यादा माइनस में था और पित्त ज्यादा बढ़ा था। पित्त बढ़ा का मतलब क्या बढ़ा? क्या है पित्त? कौन कौन से गुण है उस पित्त में? बड़े मजे की बात है कि पित्त बढ़ने का मतलब जरूरी नहीं है कि पित्त में ये जितने भी गुण है वो सभी गुण बढ़ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि वात अगर बढ़ा है तो एक साथ ये सभी वात के जो गुण है वो बढ़ जाए। अगर कफ बढ़ना है, अगर किसी की आपने नाड़ी देखा तो वहां पर अगर कफ बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ये गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला ये गुण बढ़ा हुआ हो। यही जानना है आयुर्वेद में। तो देखिए जरा मैं बताता हूं वायु के लिए, हालांकि इसमें और भी बहुत सारे शब्द है, उसके ऊपर हम विवेचन करेंगे ही आज और कल। हमारा इसी कफ पित्त वात को ही समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कफ पित्त वात को तो जानते हैं लेकिन समझते नहीं है।
स्वभाव उसकी क्या है, उसका स्थान कहाँ है। अगर आपको पता चल गया कि हाँ यार इसके वात में स्पाइक हो रही है, तो दिमाग कहाँ कहाँ घुमानी चाहिए कि वायु कहाँ कहाँ रहता है, वहां वहां पर कुछ होगा। तो आप उसको हाथ लगा करके कह सकते हैं, नाड़ी में स्पर्श करके आपके यहाँ दर्द होती है। और जहां जहां वायु के निवास स्थान है वहां थोड़ा सा प्रेस करोगे तो उसको ज्यादा दर्द का महसूस होगा। जहां जहां पित्त का स्थान है, पित्त अगर बढ़ता या घटता है तो उन स्थानों में जहां पित्त का निवास है वो स्थान अधिक प्रभावित होगा। और जब आप नाड़ी देख कर के कहोगे कि भाई आपको यह कुछ समस्या है, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, तो अगला कहेगा वाह महाराज वाकई में मजा आ गया आपने नाड़ी देखी, क्योंकि आपको याद है कि पित्त उन्हीं जगहों में रहता है। जहां जहां कफ का निवास स्थान है, यानी जहां जहां कफ रहता है वहां वहां कफ का विशेष कार्य होगा। हालांकि कफ शरीर के सभी अंग में रहता ही है, हर एक अवयव में कफ का निवास रहता ही है, लेकिन ग्रंथकारों ने कफ का कुछ स्पेसिफिक जगह बताया है कि यहाँ तो कफ ने रहना ही रहना है, ये कफ का विशेष स्थान है। विशेष स्थान का मतलब नाड़ी परीक्षण के दौरान आप जब उस जगह में हाथ रखोगे, जब आपको दिखा यहाँ कफ स्पाइक हो रही है, आप उस जगह में हाथ रखोगे या उस जगह से रिलेटेड बात अगर आप कहोगे तो रोगी कहेगा हाँ सर वाकई में। उसको आज हमने समझना है। यह जो 3 श्लोक मैंने आपके लिए ना, 3 श्लोक भी नहीं है, तीनों का कफ पित्त वात का आधा आधा वो भाग जिसको याद जरूरी है करना, वो मैं आपके सामने रखा हुआ है, इसको आपने नोट करना है। देखो वात के लिए रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो था विसदा खरा। रुक्ष यानी ड्राई, शीतो यानी ठंडा, लघु यानी हल्का, सूक्ष्म यानी बहुत सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता, चलो यानी जिसमें मूवमेंट होता है, विशद विशद यानी विशाल, इसके ऊपर खर यानी खुरदरा, अभी जो हमने बात किया। विशद यानी एक तरह से विशालतम, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे विस्तार से। तो ये क्या है, ये वायु का स्वभाव है। अगर किसी के वायु बढ़ा है, इसका मतलब क्या बढ़ा है? वायु बढ़ने का मतलब आप कहोगे कि भाई ऐसा है कि वायु बढ़ा, इसका मतलब क्या बढ़ा? उसका रुक्षता बढ़ा है, यानी शरीर में ड्राइनेस बढ़ रहा है, शरीर में ठंडाहट बढ़ रहा है, लघु यानी हल्कापन शरीर में हो रहा है, सूक्ष्म सूक्ष्म का मतलब जैसे कि छोटापन हो रहा है, छोटापन होता है ना, जैसे कि कोई आदमी का शरीर सिकुड़ रहा है ना, किसी किसी के आंखें धीरे धीरे कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, किसी किसी का एक पैर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। वो जो घटना, वो जो सिकुड़ना, वो सूक्ष्म गुण के बदौलत हो रहा है। चल यानी गति, चल का मतलब क्या है? गति कारक, चलायमान होना। विशद, विशद का मतलब कुछ जो है कि इसको जैसे व्रण रोपण करना, शोषण करना, विशद का बहुत सारे कार्य होता है। मान लो कि किसी आदमी का घाव हो गया, घाव में पानी है ना, मवाद जम गया, मवाद जम गया, घाव है, इसका मतलब क्या है? उस जगह में विशद गुण की कमी हो रही है। क्या हो रही है? विशद गुण की कमी हो रही है। विशद गुण शरीर में रोपण का कार्य करता है। क्या करता है? विशद गुण रोपण का कार्य करता है। वो शरीर में उज्ज्वलता, स्वच्छ और निर्मलता भी लाता है। ठीक है, शोषण का भी कार्य करता है, अवशोषण करना। जैसे कि अगर कहीं पर पानी, जैसे है ना, किसी गांव में से मवाद आ रही है और धीरे धीरे मवाद में से पानी सूखने लग पड़ा दवाई खाने से, इसका मतलब क्या है? आपने ऐसा दवाई खाया उसमें वायु का यही विशद गुण था, उसके वजह से वो सूखना लग पड़ा। तो विशद का मतलब जैसे निम्ब क्षार, नीम के जो क्षार है वो इस तरह के जो व्रण है उसके पानी को सुखा देता है।
तो नीम के जो क्षार है, लवण बोलते हैं जिसको, उसमें यही विशुद्ध गुण होता है और इसी विशुद्ध गुण के वजह से वह जो निम्ब क्षार है उस व्रण के मवाद को सुखा देता है। खर का मतलब तो वही खुरदरा हमने बता ही दिया। तो छाल हाँ? छार 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 यानी नमक, छार, खार बोलते हैं ना, खार। क्या क्या सच्ची खार होती है, सब्जी खार हो गया। नीम का छार बोले या लवण बोले? नीम का छार, वो लवण भी होता है, छार को ही लवण बोलते हैं ना जी। छार क्या है? नमकीन गुड़ वाला है ना, उसी को लवण बोलते हैं। हाँ। तीनों में भी एक क्षार होता है गुरुजी, अम्ल और अक्षार होता है उसमें भी। हाँ, तो जो छार है नीम का, नीम के पत्ते या उसके काढ़ा, उसके जो छाल है उससे उसको जला करके उसके जो राख है उस राख को एक विधि से नमक तैयार किया जाता है, उसे खार बोलते हैं। तो वो जो खार है शरीर में कहीं पर भी अगर कटने से पक गया, मवाद निकल गया, तो उस मवाद के ऊपर उसको डालो तो वो मवाद को सुखा देता है। सूखने का मतलब क्या है? वो जो नीम है, क्योंकि आप जानते हो नीम जो होता है वो उस खार के अंदर जो गुण आया और उसने जो उस चीज को सुखाया, पानी धीरे धीरे बंद हो रहा था मवाद, यानी कि वहां पर अब विशुद्ध गुण बढ़ गया। तो चलिए आप लोग बोलिए जो बोल सकते। रुक्ष सीतो लघु सूक्ष्म चलो था विशद खरा। कौन बोल सकता है इसको? इसको आप लोगों ने याद। रुक्ष सीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खरा। रुक्ष सीतो लघु सूक्ष्म चलो था विशद खरा, ये एक सूत्र है। किसी ने बोला कि भाई वायु का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, तो बोलना भाई रुक्षा शीत लघु सूक्ष्म चलो था विशद खरा। क्या मजा आ गया ना। रुक्षा शीत लघु सूक्ष्म चलो था विशद खरा। वह रुक्ष है यानी वो ड्राई है, जब वायु बढ़ेगा तो शरीर में क्या होगा? ड्राइनेस बढ़ेगा। सर जब वायु बढ़ेगा तो शरीर में ठंडापन लगना ज्यादा शुरू हो जाएगा, शरीर में हल्कापन होना शुरू हो जाएगा। चलोथ मतलब क्या होता है? चलो था, चल यानी गति। जैसे कोई आदमी, कल परसों हमने एक कहानी बताए थे ना आपको कि वो रात भर वो चलने से शरीर में चल गुण बढ़ गया। वो आदमी जो रात भर, जो रात में जो है 12 से लेके 2 बजे तक वो आदमी रात में चलता था रोटी खाने के बाद। कल परसों कहानी हुई थी कि नहीं? तो उसमें जो समस्या जो उसमें हुआ वो क्या था? वो यही चल गुण के बढ़ने से हुआ। चलो था, ये था का मतलब अथा, अथा यानी और यानी या और अथा यानी और चल और विशद और खर। सूक्ष्म और विशद और चल, यह 3 गुण जो है वो हमारे मन के साथ भी जुड़ करके कार्य करती है। सूक्ष्म के साथ अगर चल गुण मिल जावे तो वो मन में जाकर के कार्य करने वाली होती है। सूक्ष्म, जैसे आपने देखे होंगे नाड़ी परीक्षण करते वक्त हम जो वायु को सबसे लास्ट में तीसरे उंगली में जो देखते हैं, वायु वो इसी 2 विशेष गुण के वजह से वहां तक पहुंच पाता है, सूक्ष्म चल। समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आया? इसको समझना है। ओके, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो था विशदा खरा। सर सूक्ष्म होने की वजह से ये कहीं भी पहुंच जाता है, शरीर में भी, नाड़ी में भी। जैसे आकाश में वायु विचरण करता है, वायु दिखता नहीं है। सूक्ष्म का मतलब जो दिखाई नहीं देता, जिसको समझ में ही नहीं आता। फटाक से अभी आपके पैर में देखो, सूक्ष्म और चल का कितना विशाल कार्य है। आपके पैर में चोट लग गया, आप रास्ते में जा रहे थे, चोट लग गया, और जैसे ही पैर में चोट लगा तुरंत आपके मस्तिष्क में वो उसका साइन पहुंच गया।
सुनील कुमार जी, आप अपनी ऑडियो को बंद करिए। तुरंत आपको कहीं से दुख या सुख का समाचार मिला, जैसे ही मिला वैसे ही आपका मन द्रवीभूत हो गया, वैसे ही हो गया, जरा सा समय नहीं लगा। जैसे ही आपको पता चला कि अमुक आदमी ने आपको धोखा दिया, वैसे ही तुरंत उसी वक्त उस व्यक्ति ने जो जीवन पर्यंत आपके लिए जो कुछ भी ऐसे किए जिसके ऊपर आप शक करते थे, एक एक करके वो सभी बातें आपके दिमाग में घूमने लग जाता है। हाँ, ये आदमी ने उस समय ऐसा किया, मैंने इग्नोर किया, तब ऐसा किया था बट मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि नहीं ये आदमी, इस तरह के संकल्प विकल्पात्मको मन, ये मन में इस तरह के जो विकृति, जो विकल्प, संकल्प और विकल्प जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो यही चल और सूक्ष्म गुण कर रहा है। समझ में आया? तुरंत अपने शरीर में जो जैसे वात प्रदान, आज क्या वो मेरा शरीर वात प्रदान शरीर है। आज मैं कहीं जा रहा था, मुझे एक बुलेट दिखाई दिया है यहाँ पर हमारे एक भाई साहब आए हुए अब मेरा शरीर वात प्रदान है, मेरा मन मचले भाई आज मैंने बुलेट ही लेना है। शाम तक मेरा दिमाग खराब ही होता रहा, हालांकि मैं मनाता, मेरे मिसेज भी मनाती रही, नहीं भाई नहीं, यहाँ आशु गौतम जी भी आए हुए। मचलता रहता है मन, जो है ना, विचलित रहता है उस चीज को पाने के लिए। चल है, विशद गुण है, गति कारक है, ये मन को बहुत जल्दी बिगाड़ देता है। ये उसको कंट्रोल करने के लिए फिर जब ही तो धर्मशास्त्र, हमारे धर्मशास्त्र का मान्यता देखो कितनी इस दृष्टिकोण से कितनी विशाल है। यह चल और सूक्ष्म गुण और गतिकारक इस वायु के दोषों को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वह सिर्फ मेडिटेशन और आध्यात्मिक चिंतन, इसके अलावा कोई दवाई ऐसा है ही नहीं जो वायु के इस विशेष दुष्ट, इस 3 गुण जब इकट्ठे हो जाए तो उसको कोई भी उसको बिगाड़ सके। इसीलिए यहाँ हमारे ऋषि परंपरा में, हमारे आध्यात्मिक लाइन में इनको लगा कि यहाँ आध्यात्मिक चिंतन, मेडिटेशन वगैरह जरूरी है। तो चल, सूक्ष्म और विशद, ये वायु का सबसे खतरनाक हथियार है। इसी के बदौलत दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, जो मन से संबंधित जो क्रियाएं होती है, वो चल, सूक्ष्म और विशद, इन 3 गुण के मिलने से ही होता है। रुक्षता को भी हम जीत सकते हैं। रुक्ष के विपरीत जो है, आप कुछ स्निग्ध चीजें आप इस सेवन कर लो तो रुक्ष ठीक हो जाएगा। शीत में भी आप उष्ण चीजें आप ले लो, पित्त के स्निग्ध और उष्ण, यह रुक्ष और शीत को खत्म करने वाला है। अभी यहाँ एक सवाल किसी ने किया था कि सर वायु को क्या पित्त समन करता है? तो पित्त में देखो क्या क्या समन हो सकता है। रुक्ष और शीत और लघु, लघु भी नहीं, सिर्फ रुक्ष और शीत, इन दोनों वायु के गुणों को पित्त का यह स्नेह और उष्ण, यह 2 गुण समन करता है। पहले हम वायु को समझते हैं, है ना? यहां आ गया समझ में? तो आप लोगों ने इसको याद करना, मैं पूछूंगा आप लोगों से। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म सलोथ विशद खर। किसको समझ में नहीं आया ये? सर इनका जो है नाड़ी के द्वारा हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? क्या हम पहचान सकते हैं नाड़ी देख के? नाड़ी देख करके? हाँ, बाद में जब हम ऑर्गन पल्स में जाएंगे तो वहां समझ में आएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, रुक्ष वायु का जो रुक्ष गुण अगर बढ़ा हुआ है तो ये तो देखो ऐसा है, प्रश्न परीक्षण है ना, दर्शन स्पर्श परीक्षण है, नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वम शब्द स्पर्शा दृगाकृति। तो ये जो विविध अलग अलग जो प्रोसेस हमने पहले ही बता करके आए हैं, उन सभी माध्यम से इन दोषों के, इन हेतुओं को, इन स्वरूपों को हमें जानना है।
अगर आप कहोगे कि मैं अकेले नाड़ी परीक्षण से ही इन चीजों को समझ पाऊंगा तो कदाचित ये संभव नहीं है। तो रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है या नहीं है उसको स्पर्श करते पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? ड्राइनेस, रुक्ष हाँ सर, ड्राइनेस, बट उसके लिए सर हमें काफी मतलब एक्सपीरियंस होना पड़ेगा ना कि शीत गुण भी हम पहचान पा रहे हैं। एक्सपीरियंस क्या करोगे? ड्राइनेस, अरे तुम्हारे सामने कोई एक बंदा आया और उसके लिप भी फटा हुआ है, लिप भी फटा हुआ है, हाथ में ऐसा किया तो यहां सफेद सफेद लग रहा है, शरीर में एकदम जल तत्व की कमी है, यानी कि शरीर में ओज की कमी है, शरीर में पानी की कमी लग रहा है, समझ लो कि भाई रुक्ष गुण बढ़ गया। क्या रुक्ष गुण बढ़ गया? वायु का एक गुण बढ़ गया रुक्ष। दरारें हो रही है, यहाँ पर फट रहा है, कभी कभी ब्लड जैसे स्थिति आ रही है, निकल रहा है वहां से, तो खर गुण बढ़ गया। रुक्ष और खर। लेकिन गुरुजी जैसे अभी सर्दियों में रुक्षता बढ़ जाती है और गर्मियों में ठीक हो जाती है। हाँ, तो वो जो रुक्षता है वो पित्त की गर्मी की वजह से बढ़ा हुआ है। अच्छा, मतलब सर्दियों में रुक्षता बढ़ जाती है। हाँ, या वायु बढ़ जाती है। सर्दियों में पित्त के वजह से रुक्षता अंदर गर्मी की वजह से हो जाता है। अच्छा, आप कृपया ऑडियो को तो बंद करिए ना आप लोग। किनका ऑडियो था? प्रमोद सिंह जी। हाँ ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर रुक्ष में अभी कुछ कहना, यहाँ पर शीत गुण बढ़ जाता है सर्दी के मौसम में, शीत भी वायु का ही है, तो सर्दी में शीत के साथ अगर रुक्ष दोनों मिल जाता है तो हो गया, बढ़ गया। अब पित्त में आते हैं जरा। सस्नेह मुष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। पित्त को समझना बात कितना आसान हो गया। छोटा सा शब्द है, सस्नेह मुष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। स यानी वह, कौन? पित्त। कैसा है? स यानी वह, इस स को वह, स यानी वह, कौन? पित्त। स्नेह, स्नेह यानी चिकना। जब वायु बढ़ता है तो हम बोलते हैं ना भाई इसको कुछ तेल पिलाओ, वो इसीलिए क्योंकि वायु के स्नेह यानी चिकनाहट से, पित्त के इस चिकनाहट से वायु के रुक्ष, शीत और कदाचित खर, विशद, ये सभी गुण जो है वो ढीला पड़ जाता है स्नेह गुण बढ़ने से। लेकिन आजकल तो डॉक्टर जो है ना तो तेल खाने को बोलते, ना तो घी खाने को बोलते, तो वहां से भी लोगों के शरीर में ना वात ज्यादा बढ़ जाता है। तो पित्त के गुण क्या है? स्नेह, शरीर में चिकनाहट बन रहा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, और चेहरे में से एकदम ऑयली फेस है किसी का, ड्राई फेस वायु के वजह से, ऑयली फेस पित्त के वजह से। अगर किसी के फेस में एक्नी है या दाने कुछ ऐसे चीजें निकला हुआ है, बट वो जो है ड्राई है, तो क्या समझ में आनी चाहिए? ड्राई है का मतलब उसका जो शरीर है वो वात प्रधान है, तो जो दवाई हमें क्या देनी चाहिए? वात सामक दवाई देनी चाहिए। अगर आप फेस में लगाने वाले जो क्रीम अगर आप दोगे तो उस क्रीम में आपको कुछ ऐसा चीज भी डालना होगा जो कि ऑयली हो, थोड़ा सा उसमें कुछ लिक्विड, उसमें कुछ तेल उसमें मिक्स करके आप दे सकते हैं। नारियल का तेल हो गया या गाय का घी हो गया, कुछ ऐसा। अगर पित्त का मतलब किसी के फेस में दाने दाने सा है, फोड़े फुंसी है फेस में, है ना, मुहासे है, ऐसा कुछ है, बट वहां से ना ऑयली है, वो तेल निकलता है, चिकनाहट वहां से फेस से निकलता है। इसका मतलब इसके फेस में एक्नी है, इसके फेस में दाने हैं, बहुत सारे फेस इसका खराब है, बट क्या है? इसमें पित्त का स्नेह गुण है। अब यहाँ पर खाने के लिए ऐसा दो जो कि उसके पित्त के स्नेह को नष्ट करने वाला हो, तो यहाँ में ड्राई जो पाउडर है वो फेस में लगाने के लिए देना चाहिए। बहुधा देखा गया जो लेडीज है उनको अगर फेस में कोई ऐसे पिंपल्स वगैरह होता है, वो क्या करते हैं? पाउडर लगा लेती है, लेकिन बाद में पता चला उसका जो शरीर फेस जो है वो ड्राई रहता है, तो उल्टा असर करता है वो, है ना।
ऑलरेडी पहले से ड्राई था और ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो पाउडर हमें तब लगाना है, सूखा रूखा पाउडर, जब उस किसी भी व्यक्ति के फेस में, उसका जो फेस है वहां ऑयली है वो, यानी कि पित्त का स्नेह गुण बढ़ा हुआ है। तो पित्त में सस्नेहम, यानी कि वह चिकनाहट वाला है, शरीर में उनका पसीना ज्यादा आता है, चिकनाहट ज्यादा होता है, कोई भी चिकना पदार्थ खाने से उनको तकलीफ होती है, समस्या होती है। उष्णम, गर्म होता है वो, पित्त गर्म स्वभाव का है। तीक्ष्णम, वो बहुत ज्यादा तेज है, मिर्च मसालेदार चीजें खाने से मुश्किल हो जाती है ना। और यह जो है तेज, जो तीक्ष्ण का मतलब है दाह कारक, जलन करने वाला। द्रवम, द्रव यानी तरल है वो, तरल यानी जल महाभूत, जैसे हमने कहा था ना कि पृथ्वी पित्त में जल महाभूत है, तो वही जल महाभूत है ये द्रव। अम्लम, पित्त का जो रस है वो कौन सा है? अम्ल है। कौन सा है? अम्ल है। सरम, पित्त कैसा है? वो सर गुण वाला है। सर यानी सरकना, सर यानी सरकना, सर यानी सरकना। सरकने का मतलब क्या है? खिसकना, खिसकना। खिसकना भी नहीं। सर का मतलब यहाँ एग्जैक्टली सर जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है, जब आप किसी पानी में ऊपर से जस्ट पत्थर फेंकोगे तो पानी में एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, वो पानी चारों ओर फैल जाता है, ऐसा करके फैलता है कि नहीं, और दूर तक उसका फैलाव पहुंचता है। तो पित्त में भी वही सर गुण है, वो एक जगह से आगे नहीं बढ़ता, जहां से वो बढ़ेगा चारों ओर फैल के बढ़ेगा। आपने देखे होंगे जो चर्म रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते, तरंग, आशा कुमारी जी कह रहे तरंग, बट तरंग अभी कैसा कि वो ऐसा करके जो फैलेगा तो फैलते ही जाएगा। आप चर्म विकार में आप देखना, एक जगह वो चर्म विकार होता है और उस सोराइसिस में एक जगह छोटा सा होता है, पहले गोल सा होता है, उसके बाद वो गोल वाला जो भाग है ना वो ऐसा करके बढ़ता जाता है। जब वो बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि उसका एक भाग बढ़ गया दूसरा भाग छोटा हो गया। मनोज कुमार जी ऐसा होता है ना उसमें? हाँ जी। हाँ, वो एकदम ना ऐसा करके अपने फ्लोटिंग करना जी जिस एक सेंटर पॉइंट। रविंद्र जी का आवाज ही नहीं आ रहा। चलिए, तो कहने का मतलब बस एक शब्द का मुझे अर्थ बताना था। शब्द का सही अर्थ समझना जरूरी होता है। सर शब्द का अर्थ होता है फैलाव के साथ बढ़ना, सीधा अर्थ इसका होता क्या है? फैल करके बढ़ना, एक समान गति से बढ़ना, सर। और कौन कौन सा शब्द है उसको देखते हैं। उष्णम, तीक्ष्णम, द्रवम, सरम, कटु। अब यह जो है कटु प्रभावी है ना। पित्त का जो कटु है वो विपाक में कटु होता है, पित्त का स्वाभाविक जो रस है वो अम्ल है। ठीक है, यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन है कुछ? जी नहीं। सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। कफ के हाँ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मेरी आवाज। मैं कह रहा था कि अभी आपने बोला कि जो पित्त है अगर बढ़ता है और किसी को पिंपल्स हो गए हैं तो उसके बावजूद भी हम उस पर पाउडर लगाएंगे, तो सर पिंपल्स जो होते हैं वो तो पित्त के बढ़ने से होते हैं ना?
मैंने आपको क्या बोला? देखो पिंपल्स जो है ना, एक तो पित्त के बढ़ने से भी होता है पिंपल्स, एक तो वायु के बढ़ने से भी होता है। अब क्यों होता है समझ लो जरा। कफ में क्या है? कफ एक प्रोटीन है, और वायु जब अपने वेग से कफ के परमाणुओं को हमारे छोटे छोटे हमारे जो फेस के उस नसों के अंदर अगर वो लेके चले जाए और वहां रुक्षता आ गया वायु के, वो कफ कहाँ निकलेगा? आपके स्किन से ही बाहर निकलेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि फेस में जो दाने हैं वो रुक्ष गुण वाला होगा। आप देखते होंगे ना कभी कभी, देखो पित्त में स्नेह गुण होता है नहीं होता है? बोलता है कि नहीं बोलता? सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च। तो हर जो पिंपल्स वाले, कहीं कहीं पिंपल्स वाले आप ऐसे देखते होंगे जहां पर उस पिंपल्स में आपको पित्त का कोई गुण दिखता है क्या? वहां पर स्नेह युक्त पिंपल्स सभी में तो नहीं होता। जहां स्नेह यानी चिकनाहट युक्त पिंपल है, जहां पर दाने भी दिखता है, वहां से पानी भी जरा सा निकलता है, जहां पर उंगली लगाओ तो हल्का चिकनाहट पैदा होता है, वहां से पसीना भी आता है फेस में से, तो यह शुद्ध पित्त से संबंधित उसका पिंपल्स है। अगर वहां ड्राइनेस है, वहां ब्लैकनेस भी आपको दिखता है चारों ओर, कोई चिकनाहट नहीं है, सूखा हुआ है, उंगली लगाने पर उसको जरा सा दर्द होता है। पित्त में तो खुजली होती है, लेकिन वात में उंगली लगाने पर चुभन जैसा महसूस होता है, और उसकी जो ब्लैकनेस सर यहाँ पे जैसे कि ड्राई रहता है। यह क्या है? यह वायु की वजह से हो रहा है। कफ के परमाणुओं को, सर वहाँ पे हाँ जी, ये पूछ रहा था, वहाँ टच करने पे वहाँ पे मवाद भी निकलता है, तो ये मवाद है वो पित्त की वजह से हो रहा है। नहीं सर, कभी कभी गाढ़ा मवाद निकलता है, जैसे कभी कभी बहुत देखो बार। अगर मवाद निकलता है तो वो पित्त का ही है। वो मैंने आपको बताया कि जहां पर ऑयली है वो पित्त से संबंधित व्याधि है, जहां पर ऑयली नहीं है वो पित्त से संबंधित पूरा व्याधि नहीं है। हालांकि हर जगह शरीर में गुण बता दीजिए केवल बस। हाँ? अभी ना आप गुण बता दीजिए, उसमें फिर क्या हो रहा है कि ये डाइवर्ट हो जा रहा है ना मामला। नहीं, कोई बात नहीं, समझते हुए चलना जरूरी है। तो फेस में इतना देखो, मैंने आपको जब बताया 3+ पित्त है, तो हर जगह जो भी होगा पित्त का ही कार्य होगा ना जी। वायु जब कफ के परमाणुओं को कहीं भी जब लेके जाएगा तो पित्त भी साथ में जाकर के उसको डाइजेस्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन जब वायु का गुण ही जब ज्यादा हो, वो पित्त और कफ के उन कार्यों को मान ही नहीं रहा है, वो इधर से उधर तितर बितर कर रहा है, और जाकर के कहीं अपने व्यान वायु ने स्किन में लेके गया। व्यान वायु क्या है? स्किन में दौड़ता है। भ्राजक पित्त व्यान वायु सूख गया कि नहीं? भ्राजक पित्त की वजह से भ्राजक तो सर यहाँ पे औषधि में वायु शामक देना पड़ेगा औषधि में। तो यहाँ पर जो आप जो लगाओगे वो वात शामक होनी चाहिए, वो ऑयली होनी चाहिए। मतलब वायु स्नेह से संबंध होता है वायु, तो वो जो है मेडिसिन जो हम जो लगाते हैं वो ऑयली होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा आप चाहे नारियल तेल लगाओ या कुछ भी ऐसे फेस में, वो अच्छा होता है। अदरवाइज अगर पित्त का कुछ है तो वहां पर वो ऑयली, क्योंकि ऑयल जो होता है वो स्नेह युक्त होता है, वो पित्त को बढ़ाता है। कहने का मतलब ये। अच्छा, यहाँ पर एक द्रवम अम्लम सरम कटु, यहाँ पर एक ये चीज समझना है कि पित्त का जो एक जो स्वाभाविक जो गुण है वो कटु होता है। पित्त का स्वाभाविक गुण क्या होता है? कटु। लेकिन अगर वह पित्त जब बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, है ना, अभिपाक अवस्था में पित्त होता है, तो वो फिर अम्ल अवस्था में आ जाता है वो पित्त। समझ में आया? खट्टा हो जाता है वो पित्त। जब पित्त जब ज्यादा जलता है, ज्यादा तेज होता है, खुद को ही जलाना जब शुरू होता है, तो उस जलने के बाद पित्त का जो रस है वो खट्टा होता है। अदरवाइज पित्त का जो रस है वो कटु होता है। कटु यानी जैसे कि पीपली हो गया, काली मिर्च हो गया, इनका रस कैसा है? वह कटु है, तीखा। कटु। हाँ, तो किसी अगर आपको पूछे कि पित्त का रस कैसा है,
तो कटु है। लेकिन अगर वही पित्त ज्यादा बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो अम्लम, तो कहते हैं ना खट्टा, खट्टी डकार आ रहा है सर बोलते हैं ना लोग। तो खट्टी डकार आने का मतलब है कि वहां पित्त बहुत ज्यादा, विदग्धम चाम्लमेव च, विदग्धम चाम्ल, अगर वो विदग्ध अवस्था में पित्त है, अधिक दाह हो गया, अधिक जल गया वो पित्त, तो अम्ल हो जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कफ के। तो कफ में क्या है? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला, ये कफ के गुण है। कौन कौन से गुण है? गुरु यानी भारी है, शीत यानी ठंडा है, वायु में भी शीत गुण है और कफ में भी शीत गुण है। ये दोनों ही इस शीत गुण के वजह से दोनों आपस में मिल करके कार्य करते हैं। कफ का जो ये जो गुरु गुण है, यह गुरु गुण वात के इस लघु गुण के विपरीत है। ये अगर किसी के वायु बढ़ा हुआ है तो कफ का एक गुरु गुण यानी जो हैवीनेस वाला जो गुण है उसकी वृद्धि करनी चाहिए, वो बढ़ा देना चाहिए। और मधुर द्रव्य को भी बढ़ा देना चाहिए। कफ का गुरु यानी हैवी यानी भारी। जब किसी के शरीर में जब कफ बढ़ता है तो शरीर में हैवीनेस बढ़ जाता है, शरीर भारी होने लगता है। शीत यानी ठंडा, उसको हमेशा ठंडा लगता रहता है। मृदु यानी क्या? सॉफ्ट। दीपक जी म्यूट कीजिए। मृदु यानी सॉफ्ट। स्निग्ध यानी ऑयली। देखो यहाँ पर कफ में भी स्निग्ध आया हुआ है। स्निग्ध यानी ऑयली। मधुर यानी मीठा, कफ बढ़ने के बाद मीठा खाने का मन करता है। स्थिर यानी रुक जाना। अगर कहीं कफ रुक गया यानी कि कहीं अगर रुकावट आ रही है, किसी को ब्लड में, किसी के हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने का मतलब क्या है? हार्ट में कोई चीज रुकावट आ गया, कहीं पर दर्द हो गया। दर्द होने का मतलब क्या है? उस जगह में कफ जो है अपने स्थिर गुण में बैठ गया, रुक गया। तो इस स्थिर गुण के वजह से शरीर में दर्द वगैरह होता है और उसके वजह से जो रक्तवाहिनी है, जो रसवाहिनी, वो मंद पड़ जाता है। पिच्छिल का मतलब है चिकना। ठीक है जी। तो गुरु शीत मृदु मधुर स्थिर पिच्छला। फिर से बताता हूं ऊपर, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलोथ विशद खरा, ये वायु का। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु, ये पित्त का। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला, ये वात का। बस इतना अगर आप लोग याद कर लोगे तो भी बहुत आनंद आएगा आप लोगों को ना, आयुर्वेद वैद्य बनने में, आयुर्वेद समझने में। किसी के नाड़ी में हाथ लगाया तो हाथ लगाते ही आपको समझ में आ गया, दिमाग में ये रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म सलोथ विशदा खरा, ये गुण इसके वायु के हैं। अब हम बात करेंगे इन गुण वाला वायु, यह गुण वाला पित्त और यह कफ शरीर के किन किन स्थान में विशेष प्रभाव पड़ते हैं। विशेष प्रभाव का मतलब है कौन कौन से शरीर के उन अंगों में यह दोष रहते हैं। जैसे वात के संदर्भ में वस्ति पुरीसाधानम कटी शक्तिनी पादा वस्थिनी पक्वाशयस्य वातस्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषण चसु। यह भी चरक संहिता का ही आधार है। आप लोग जिस चरक संहिता को पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर मैं अभी आपको समझा रहा हूं। अभी मैंने संस्कृत बोला, पटर पटर आपको समझ में नहीं आया, अब अर्थ में आपको बताता हूं। वस्ति, वायु अगर बढ़ता है तो हमारे वस्ति स्थान में अधिक प्रभावित करता है। वायु अगर कमजोर होता है तो वे वस्ति स्थान में, वस्ति का मतलब है जो यूरिनरी अवयव है, यूरिन जिन रास्तों से बाहर निकलता है वो सभी वस्ति स्थान है। पेट के निचला भाग जहां पर हमारा मूत्र
जो यूरिन जो बाहर निकलता है हमारे पेनिस से थोड़ा सा ऊपर वाला जो भाग है वो सभी वस्ती है, वहां पर वायु है। पुरीसाधानम वो सिर्फ यूरिन पास होने की जगह नहीं बल्कि पक्वाशय में भी, यानी पुरीसाधानम मतलब पुरीस यानी मल, स्टूल, आधानम यानी जहां वो स्टूल जो रखता है उसको धारण करता है, यानी पक्वाशय जहां पर मल स्थिर रहता है, प्रतीक्षा करता है अपान वायु के वेग का कि कब अपान वायु वेग मारेगा और मैं यहां से बाहर निकलूं। तो वो पुरीसाधानम उसका नाम है, यानी पक्वाशय, लार्ज इंटेस्टाइन का निचला हिस्सा। इसे भी हम वायु का विशेष स्थान बोलेंगे। जब भी कभी वायु कम या ज्यादा होगा तो पुरीसाधान और वस्ती इन दोनों जगहों में समस्या होगा। कॉन्स्टिपेशन होना वायु के इसी कारण से हो रहा है क्योंकि वायु वहां पर रहता है। किसी का अगर वायु बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको कब्जा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां बताया है ना कि वस्ती पुरीसाधानम कटी ही। पुरीसाधानम जो बड़ी आंत है वहां भाई वायु का स्थान है, जब बढ़ेगा तो वहां रुखापन देगा। वो वायु बढ़ने से क्या क्या गुण होता है ऊपर आपने देख लिया। तो पक्वाशय में कटी, हमारा जो कटी भाग है, कटी यानी श्रोणी भाग, कटी यानी कि आपके इसको हम बोलेंगे हमारा कमर से नीचे वाला भाग, हाँ वो कटी भाग हो गया। आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट का जो साइड है जहां पर गोला सा जो मोटा सा जो हड्डी उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ऊपर और नीचे उस बीच वो टोटल भाग को हम कटी भाग बोलते हैं। सक्थिनी यानी जंघा, अगर किसी आदमी के शरीर में वायु ज्यादा बढ़ता है तो उसके ना उसके जांग में बड़ी दर्द होना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हाँ जी सर, हाँ जी। और पादा, पैर, वस्थिनी हड्डी, वस्थिनी यानी हड्डी, पक्वाशयस्स वातस्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण। अब देखो यहाँ पर कितने सारे वायु के स्थान बताया, मूत्र के अवयव जहां यूरिन ठहरता है, जहां मल ठहरता है, पक्वाशय जो श्रोणी भाग है हमारे कटी स्थान है, जंघा है, पैर है, हड्डी है। कोई भी शरीर का जो हड्डी है वहां पर वायु स्थायी रूप से रहता है। बब्बर शेर कहाँ रहता है? हर जगह रहता है ये, जहां उसके पहुंच है, लेकिन झाड़ियों में ज्यादा रहता है। झाड़ी में रहता है नहीं रहता बब्बर शेर? जंगल के हर जगह बब्बर शेर होता है, लेकिन झाड़ी में उसका ज्यादा छुपने का एक जगह होता है। ऐसा वायु के लिए बहुत जगह है, उनमें से ये कुछ जगह है जो बताया है। उनमें से जो पक्वाशय है यानी जो बड़ी आंत है जहां पर मल स्थिर रहता है और वो अपान वायु का प्रतीक्षा करता है कब अपान वायु वेग युक्त हो और मैं बाहर निकलूं, वह जो स्थान है वो वायु का विशेष निवास स्थान है। तो जब भी कभी वायु बढ़ता है, आपको दिखा कि वायु बढ़ रहा है, इसके पल्स में वायु बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई आपके पेशाब आने में दिक्कत है, क्योंकि वायु जब बढ़ेगा तो अपने रुक्ष गुण से सुखा देगा चीजों को। वायु जब बढ़ता है तो कफ को सुखा देगा। कफ के सूखने का मतलब क्या है? कफ यानी कि जल और पृथ्वी तत्व है। तो जल जब कम होगा तो यूरिन भी कम होगा। अगर वायु कम होगा, कफ बढ़ गया, कफ ये ब्लैडर स्टोन हो जाएगा सर, ये ब्लैडर स्टोन हो जाएगा एक प्रकार से। हैं? ब्लैडर स्टोन हो जाएगा एक प्रकार से, मूत्र का ब्लैडर स्टोन सर, ब्लैडर स्टोन। हाँ। एक सेकंड, मेरे ना लैपटॉप में थोड़ा सा। तो और हमारे जो बोन है, हमारे जितने भी शरीर के जो हड्डियां हैं, देखो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है,
घुटनों में दर्द हो जाता है। क्या हो गया? वायु बढ़ गया जी। नाड़ी में आपको दिखाई दे रहा है तो आपने इन स्थानों में हाथ लगाना है। अगर आप उसके मूत्र के अवयव में जो उसके जो वस्ती के जस्ट नाभि से थोड़े से नीचे हाथ से 3 उंगली से थोड़े से दबाओगे तो करके चिल्लाएगा अगला। चीखेगा कि नहीं चीखेगा? आप लोग यहाँ मर्म वाले कितने लोग हैं, एक्यूप्रेशर वाले, वहां पर हाथ लगाओगे वो चीखेगा। क्यों? क्योंकि वायु का सबसे बड़ा स्थान है वो वस्ती स्थान। पक्वाशय जो है वायु का स्थान है। वायु के बढ़ते हुए वायु के ऊपर हाथ लगाओगे तो वायु जोर मारेगा, तो रोगी कहेगा सर दर्द हो रही है। अगला कहेगा यार इसने सही जगह में हाथ रखा, मुझे तो दर्द हो गई। जंघा में, अब जंघा यानी पैर की जो जांघ है वहां पर अगर आप मसाज करोगे तो ध्यान देना, अगर कफ बढ़ा हुआ है तो मसाज करने से दर्द होगा, अगर वायु बढ़ा हुआ है तो मसाज करने से मजा आएगा। सक्थिनी वाले एरिया में हाथ लगाएंगे ना वहां पर, तो कितना बढ़ा हुआ है वायु वो भी आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ध्यान देना इस बात को। थोड़ा सा आप दबाओगे, उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, वो भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। शरीर में थोड़ा सा दबाव देने से अगर दर्द ज्यादा बनता है, इसका मतलब है शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, आम की स्थिति है, आम जो है बहुत ज्यादा है, और वहां मजा आता है मसाज करने से, बहुत आनंद आता है उसको। तो ये वायु बढ़ा हुआ है बट आम अवस्था नहीं है, आम नहीं है, टॉक्सिन नहीं है। वायु बढ़ा हुआ है अपने रुक्ष गुणों के वजह से, तो शरीर को छीण कर रहा है। ये शरीर को क्या कर रहा है? छीण कर रहा है, और शरीर ब्रह्मण को मार रहा है। हाँ? रविंद्र जी की आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं आज क्या चक्कर है। चलिए रविंद्र, आपसे मैं बाद में बात कर लूंगा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से वायु के स्थान है, जिस जगह जो स्थान अभी हमने बताया, जहां पर यूरिन रहता है, जहां पर मल टिकता है, हमारा जांग हो गया, यहाँ हमारे घुटनों से ऊपर वाली जो भाग है, हमारे पैर घुटनों से नीचे वाली भाग है, वस्तिनी यानी हड्डी, सारे हड्डियां, पक्वाशय, बड़ी आंत, ये सभी जगह में वायु का निवास स्थान, मुख्य निवास स्थान है। इन जगहों में जब वायु कभी बढ़ता है या घटता है तो इन जगहों में अपना विशेष अच्छा या बुरा प्रभाव देता है। ऐसे ही पित्त के लिए भी कुछ स्थान निर्धारित किया है, जैसे स्वेदो, पसीना। हमारे शरीर में जो पसीना है वो पित्त का स्थान है। पित्त अगर बढ़ता है तो अपने स्थान को क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। तो उसका स्थान कौन सा है? स्वेद, पसीना। इसीलिए जैसे जैसे पित्त बढ़ेगा वैसे वैसे शरीर में पसीना भी बढ़ेगा। रसो, रस स्थान में भी जो रस है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि आदि, उनमें से जो रस है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, वह भी पित्त का स्थान है। इसीलिए जब कभी पित्त शरीर में बढ़ता है तो संपूर्ण शरीर में दाह होने लग जाती है। वो इसीलिए क्योंकि रसगत जो पित्त है, रस पित्त का अपना स्वयं का निवास स्थान है, तो वहां पर पित्त का जैसे ही प्रभाव होगा, जैसे पित्त बढ़ेगा तो यहां पर दाह होना शुरू हो जाता है। लसिका, लसिका क्या है? लिम्फ बोलते हैं जिसे हम। जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बाहर बहता है तब उसका द्रव भाग यानी रुधिर रस बोलेंगे जिसे। कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छन कर बाहर जाता है। बाहर निकला हुआ यही रुधिर रस लसिका उसको कहा जाता है। सर ये अपना लसिका वही है ना जो रक्त निकलता है उस समय जो पानी जैसा निकलता है? बस वही तो अभी मैंने बोला। वह जो लसिका है वहां पर भी पित्त का ही प्रभाव होता है, वहां पर भी पित्त का अपना स्वयं का निवास स्थान है। अगर पित्त कभी कम या ज्यादा होता है
तो लसिका में भी प्रॉब्लम होता है। रुधिरा जो ब्लड है वो भी पित्त का स्थान है। अगर किसी का पित्त बढ़ता है या कम होता है तो उसका रक्त में यानी उसके खून में असर बहुत जल्दी हो जाएगा। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज खून से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है या है ही तो वो पित्त के ही कम होने की वजह से हो रहा है। तो पित्त जो है रुधिर यानी खून में पित्त का अपना स्थान है। आमाशय, और हमारे जहां पर आम स्थित है वहां पर भी पित्त का स्थित स्थान है, यानी जो हमारी जो स्टमक है, जो आमाशय है, वो पित्त का स्थान है। इन सभी में हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, बस खत्म हो गया है ना। स्वेदो यानी पसीना, प्लाज्मा, लिम्फ और आमाशय, यह सभी पित्त चलो कॉल भी आ गई। अपना यह जो है निवास स्थान है। कफ का जो है उर यानी छाती, सिर, जॉइंट, ये सभी किसका है? ये सभी कफ का ये निवास स्थान है। तो इस तरह से वात, पित्त और कफ का निवास स्थान और इनका गुण धर्म के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। कल हम इसी के आधार पर कुछ इस कफ पित्त वात के जो सब दोषा है उसको हम सबसे पहले तो अपने नाड़ी में जानने और चेक करने का हम प्रयास करेंगे कि वात के जो 5 भेद है उसको हम कैसे देखें, पित्त के 5 भेद को कैसे नाड़ी में देखें, वात के 5 भेदों को कैसे नाड़ी में देखें। उसको पूरा जानने के बाद फिर उन 5 भेदों के जो काम करने का जो तरीका है, किस तरह से वो काम करता है शरीर में, उसको भी फिर हम वहां पर जानेंगे। तो आज हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर योगेश सहगल जी आए चरक संहिता पढ़ाने के लिए। आप लोग चरक संहिता, डॉक्टर योगेश सहगल जी आप है अभी? हाँ जी मैं हाँ जी डॉक्टर साहब, प्रणाम गुरुजी। सर प्रणाम।